चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। AB2 is 10% dissociated in water to A plus 2 and B minus. The boiling point of a 10 molal aqueous solution of AB2 is, boiling point पूछा है, आप समझिए 10% है, तो आप देखिए कि आपके पास AB2 है, तो क्या ये आयोनाइज होगा A plus 2 और B minus। आपको अगर वांट ऑफ फैक्टर निकालना, सिंपल, एक लो 1 माइनस अल्फा, अल्फा और यहां से 2 अल्फा। बात जरा समझिए, तो जो आई का वैल्यू होगा वो आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी आई का वैल्यू आ जाएगा आपका, देख लीजिए 1 प्लस 2 अल्फा। क्लियर? आई का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 2 अल्फा। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कभी आपको जरूरत पड़े तो अल्फा का वैल्यू आई माइनस 1 बाई 2। बात जरा समझो, तो इसको आप फॉर्मूले की तरह लिख सकते हो। क्या? अल्फा इक्वल टू होता है आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। एन का मतलब क्या बेटा? टोटल नंबर ऑफ आयंस 3, तो 3 माइनस 1 करिएगा तो 2 आएगा। इसको फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आई निकाल लिए। अब आपको पता है कि डेल्टा टीबी का वैल्यू आई के बी एम होता है। क्लियर? के बी आपको दिया होगा, यस के बी दिया है। आई अपने को पता है, अल्फा का वैल्यू 10 है, तो आई का वैल्यू हो गया, देखिए अल्फा का वैल्यू 10 है, 10 का मतलब 0.1, तो ये हो गया 0.2, 1.2 हो गया 1.2। के बी का वैल्यू आप रखेंगे 0.5। मोलल आपको दिया है 10 मोलल, चेक करिए, देखिए तो यहां से आ जाएगा, चेक कर लो भाई 6। डेल्टा टीवी क्या आ गया 6। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या याद करिए, T0 प्लस डेल्टा टीवी, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में क्या 106 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आएगा भाई। देखिए क्या भाई, बात क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। आपको कभी भी अगर वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, बहुत लोगों का वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला देखिएगा, आप फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आप तो बिगिनिंग में 1 ले लो, 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 अल्फा, सबको ऐड कर दीजिए, सीधे आई आता है। क्लियर है? एक बार सोल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए ये अल्फा का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है, आई का वैल्यू 1.2 हो गया, डेल्टा टी भी रख दिए, सोल्यूशन हो गया। क्या भाई बात क्लियर है? आसान है। देखिए बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन वाले आते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा कि कैलकुलेशन नहीं आता, लेकिन सारे ही क्वेश्चन कैलकुलेशन के आते हैं, ऐसा भी नहीं, इसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सीधे आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा सल्यूट ए डाइमराइज इन वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलल सोल्यूशन ऑफ ए इज 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। बात जरा समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या लिखा है? कह रहा है 2 मोलल सोल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट 100.52 दिया है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का दिया है तो क्या डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.52 होगा? डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या होगा 0.52, ठीक है, ओके। अब एक बात जरा समझिए, 2 मोलल दिया है, यानी मोलालिटी भी आपको 2 दी है, वेरी गुड, ठीक है भाई। अच्छा, डाइमराइज हो रहा है तो रिएक्शन भी अपने को 2A से A2 है भाई, ठीक है भाई, ओके। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए, अल्फा पूछा है, ओके, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, तो आई का वैल्यू 1 माइनस अल्फा 2। क्लियर है भाई? अच्छा, अब आप देखोगे कि डेल्टा टीबी का वैल्यू आई के बी एम, आप ये देखोगे ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो डेल्टा टीबी आपने वो कितना दिया बेटा 0.52, आई का वैल्यू कितना रखिएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, के बी का वैल्यू देखो दिया होगा, के बी ये दिया 0.52, मोलल कितना दिया था 2। क्या यहाँ से अल्फा निकालना है? आप सॉल्व कर लीजिए, अल्फा आ जाएगा, देख लीजिए, ये देखिए सेम, चेक कर लीजिए, क्लियर? तो सॉल्व करिएगा तो आई का वैल्यू निकाल के दीजिएगा तो ये आ जाएगा अल्फा का वैल्यू 1, यानी अल्फा का वैल्यू 1 मतलब समझ लो 100% एसोसिएशन हो गया। चेक कर लो, क्या भाई बात क्लियर है? सीधे फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। क्लियर है? बात क्लियर है? कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बात जरा समझिएगा बेटा, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 70 टॉर। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर आप देखिएगा कि वेपर प्रेशर कितना गिवन है। तो बात जरा समझिएगा, वेपर प्रेशर बेंजीन का दिया है 70 टॉर, वेरी गुड। दैट ऑफ मिथाइल बेंजीन बोले तो टोलुइन, क्या टोलुइन का वेपर प्रेशर गिवन है 20 टॉर, ओके, ठीक है भाई। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन इज, इक्विमोलर मिक्सचर दिया है लिक्विड फेज में, यानी क्या XB इक्वल टू XT इक्वल टू हाफ होगा। अगर दोनों का इक्विमोलर है तो क्या बेटा दोनों का मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ होगा। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, यानी क्या YB पूछा है। YB क्या होता है, PB बाई PS, PB बाई PS। PB क्या होता है, ये होता है XB P नॉट B डिवाइडेड बाई XB P नॉट B प्लस XT P नॉट T। तो क्या XB XT सब बराबर है, कैंसिल, तो P नॉट B आएगा 70 बाई 70 प्लस 20, यानी कि 7/9। चेक करिए, तो YB का वैल्यू 7/9 हो गया। क्या भाई समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वही 7/9 है, देखो। अच्छा, अब इसमें लफड़ा है कुछ, देखिएगा जरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। यहां से कह रहा है 10 की पावर -2 में, तो इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा ना, ये आएगा, यानी 77.7 इंटू 10 की पावर -2 कर दीजिए। देखिए, तो x का वैल्यू जो आया, अच्छा नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो नियरेस्ट इंटीजर हो गया 78। क्या भाई बात समझ में आ रही, उसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, आसान है, मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि देखो बहुत टफ है क्वेश्चन। में बता दूं बेटा, बहुत टफ क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो नहीं आते। हाँ, वो रटने वाला आता है, वो अपने को नहीं आता है, तो अपन सोचते हैं पेपर टफ आया। पेपर टफ नहीं होता है, पेपर थोड़ा सा मतलब आइडियल, मतलब अपन ये कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए अगला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 100 मोलल एक्वस सोल्यूशन। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 100 मोलल, अगर 100 मोलल दिया है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपके पास 100 मोलल दिया है, इसका मतलब है मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट इक्वल टू 100, ये है इसका मतलब। और आपसे पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पूछा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या लिखोगे, समझिएगा। अगर आपको एक्स सल्यूट निकालना है तो आप लिखोगे मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मोल्स ऑफ सल्यूट कितना लिखना है आपको, 100 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है 100 प्लस क्या लिखोगे 1000/18। ये देखिए, क्लियर। तो यहां से आप थोड़ी सिंप्लीफाई करोगे तो 1/1 प्लस 10/18, यानी और थोड़ी सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 18/28। देखिए, और 9/14, लगभग 0.69 के आसपास आएगा। चेक करिए, 0.69, 0.7 मतलब 0.7 भी कर सकते हो। क्लियर है,
चेक कर लीजिए, देखिए आंसर क्या दिया है, देखते हैं, सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें तो आंसर देख लो आप भाई, आप सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, अपन ने तो अप्रॉक्स कर दिया 9/14, तो अपन इसको सॉल्व करें अगर बेटा 9/14 तो 0.64 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से .64, क्लियर है भाई, सॉल्व कर लेना, 9/14 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 9/14 को सॉल्व करिएगा तो 0.64 आएगा, बात क्लियर। ठीक है, देखिए तो 10⁻² में करना है तो 0.64 को अपन लिख देंगे 64 × 10⁻², सॉल्व कर लेंगे आंसर। क्लियर है भाई, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 मोलर K4 Fe6, ओके, solution has a degree of dissociation of 0.4 अल्फा दिया है, its boiling point is equal to that of another solution which contains 18.1 weight% of non-electrolyte solute। ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन में कोई चाहे तो क्लेम भी कर सकता है। कैसे क्लेम कर सकता है? क्योंकि सॉल्वेंट दोनों में सेम है ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट दोनों का सेम नहीं मानोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। बात समझिए, आपको दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को सेम मानना पड़ेगा। तो बात समझिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो भाई देखो बॉइलिंग पॉइंट सेम है और दोनों को सॉल्वेंट सेम मानोगे तो डेल्टा टीवी भी सेम होना पड़ेगा। भाई डेल्टा टीवी क्या होता है, बात समझो, डेल्टा टीवी में अपन क्या करते हैं, टीवी में ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। भाई जो आपके प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डेल्टा टीवी ऐड कीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाता है। जब दोनों का सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट सेम माने तो सेम, तो डेल्टा TB1 डेल्टा TB2 बराबर होगा। बात को समझिए, यानी आपको डेल्टा TB1 इक्वल टू डेल्टा TB2 लाना है, दिया है क्वेश्चन में। सीधी बात है कि अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। क्यों? दोनों का सॉल्वेंट हम सेम मान रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि IKBM, I1 ले लेते हैं, M1 ले लेते हैं, क्या यहाँ I2KB M2। ठीक है, I का वैल्यू K4 एफिशिएंसी कितने आए ने भाई, 4 और 5, तो 1 + 4 अल्फा I1 हो जाएगा। KB कैंसिल हो चुका है, 1 मोलर दिया है, KB और KBA कैंसिल हो जाएगा, दोनों सॉल्वेंट सेम है। वेरी गुड। I2 का वैल्यू 1 हो गया क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब M2 निकालना है। M2 के लिए देखिए दिया हुआ है, कहाँ दिया है बेटा, देखो यहाँ पे आपको कुछ दिया था ना, द बॉइलिंग पॉइंट देखो ये विच कंटेन्स 18.1 weight%, 18.1 यानी 100 ग्राम में 18.1, तो क्या आप लिखोगे 18.1/m। m इज द मोलर मास ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, तो मोल्स हो गए। कितने ग्राम में ये मोल्स है बेटा, 100/18.1 ग्राम सॉल्वेंट इनटू क्या कर दीजिएगा 1000। क्या यहां मोलालिटी आ गई? मोलालिटी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट के कितने मोल हैं। तो अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में तो आपको दिया है 18.1 weight%, मतलब 100 ग्राम सल्यूशन में 18.1 ग्राम सल्यूट है, तो क्या सॉल्वेंट कितना रहा होगा, 100 में से 18.1 माइनस कर दीजिए, तो इतना ग्राम इतना मोल सॉल्वेंट इंटू 1000। देखो तो सीधे यहाँ सॉल्व करोगे, अल्फा का वैल्यू आपको दिया है 0.4, तो यानी 1 + 4 × 0.4, चेक करिए, इक्वल टू 18.1 × 1000 डिवाइडेड बाई m। दिस माय, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बेटा करना पड़ेगा इसमें, और कैलकुलेशन करके देखिए ये आएगा। देखिए चेक कर लीजिए, वही 1 + अल्फा, ये देखिए इंटू 1000। ठीक है, सॉल्व किए, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आया ये आ गया आपका 85, मोलर मास पूछा था 85 आ गया। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
0.06 मोलर एक्वस सोल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। बात जरा समझिएगा, देखो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी हो, डेल्टा टीएफ हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो ना, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होते हैं। जितना ज़्यादा सल्यूट मिलाइएगा उतना ज़्यादा ये आएगा। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो सकती है, लेकिन अगर अपन बात करें कि यार ये तो मोल्स के प्रोपोर्शनल है, यानी आई के प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू आई होगा, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ध्यान समझिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो डायरेक्टली होगा, और वेपर प्रेशर की बात करें तो इनवर्सली होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है और कंसंट्रेशन आपका सेम है तो सीधे आई निकालो, आंसर चेक करते हैं। इसका आई क्या हुआ 1, इसका आई क्या हुआ 3, इसका आई क्या हुआ 2, इसका आई क्या हुआ 5, यानी इसका आई है 5। तो आई अगर फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर किया तो आई जिसका ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका आई है Al2SO4 का, तो इसका अगर आई सबसे ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। लोवेस्ट पूछा है, क्या आंसर क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आपको अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। बेसिकली मोल्स का मतलब आई ही है ना, लेकिन अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, वेपर प्रेशर पूछा है, तो ये आपके रिलेशन होंगे। आई देख के आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बट ध्यान रखना ये तभी लगेगा जब सब के मोलैरिटी सेम है। ओके, तो आंसर 4। अगला देखिए, बात जरा समझिएगा बेटा। करा 1 kg 0.75 मोलल एक्वस सोल्यूशन, 1 kg 0.75 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज कैन बी कूल्ड अप टू -4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -4 तक ठंडा कर दिए। -4 तक जब ठंडा करोगे तो कुछ ना कुछ वाटर आइस के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगी भाई। ओके, बिफोर फ्रीजिंग। करा द अमाउंट ऑफ आइस, लो वही तो पूछा है, द अमाउंट ऑफ आइस इन ग्राम दैट विल बी सेपरेट आउट। आपसे पूछा है कितना ग्राम आइस सोल्यूशन से बाहर निकल जाएगी। तो एक बात जरा समझिएगा ध्यान से, एक बात क्लियर करिएगा कि जो डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ डब्ल्यू देस इनटू 1000, क्या ये जो फॉर्मूला होता है, बात जरा समझिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें ये m मोलर मास ऑफ द सल्यूट है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये कैपिटल W जो होता है ये होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, क्योंकि सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो जितना आइस के बाहर निकल गया होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए 1 kg सोल्यूशन है, मान लीजिए कि भाई लेट वेट ऑफ वाटर जो है वो x ग्राम है। बिगिनिंग में वेट ऑफ वाटर क्या है, x ग्राम है। अगर x ग्राम है तो वेट ऑफ सल्यूट जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, वेट ऑफ सल्यूट जो होगा क्या वो 100 ना 1000 है ना बेटा, 1000 माइनस x ग्राम होगा। चेक करिए। अच्छा, मोलालिटी दी है 0.75, इसका मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.75 मोल है। तो इसका मतलब हम मोलालिटी की डिफिनीशन अगर लगा दें, समझिएगा, तो भाई आपका सल्यूट का वेट क्या है, मोलालिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया सल्यूट का वेट, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 माइनस एक्स 1000 माइनस एक्स ग्राम, ये हो गया मोल्स ऑफ सुक्रोज। कितने ग्राम में भाई, एक्स ग्राम में। क्या एक्स ग्राम इंटू 1000, चेक करिए, ये होता है मोलालिटी। चेक करिए, x ग्राम वाटर में इतने मोल तो 1000 में कितने, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.75 ना, इससे आपको x निकल आएगा। यानी हमें वो समझ में आ जाएगा कि यार अपने पास कितना ग्राम वाटर बिगिनिंग में था। अब मान लीजिए सपोज कि कुछ ग्राम वाटर निकल गया, अब जो वाटर सोल्यूशन में बचा वो कितना है, 1 ग्राम है। अच्छा, कितने तक करना है, -4,
तो डेल्टा TF कितना हो गया 4। क्या इसको लिखोगे 1000 माइनस x बाई 342, ये हो गया मोल्स, ठीक है, इंटू A इंटू 1000, ये देखिए, और इंटू KB KF चेक करिए, KF दिया है, और डेल्टा TF क्या हो गया 4 1.86 दिस बाई 342 इंटू A इंटू 1000। ध्यान से समझिएगा, अपने को देखो, अपने ऊपर से x निकाल चुके हैं, x का वैल्यू यहां पुट करेंगे, A निकाल लेंगे, यानी ये A वो है जो आइस निकलने के बाद बचा। तो वेट ऑफ आइस कितना हो जाएगा जरा समझिएगा, वो हो जाएगा x माइनस A ग्राम। चेक करिए कैसे, x ग्राम तो पहले से था, A ग्राम बच गया, तो बच गया तो कितना सेपरेट आउट हुआ, x माइनस A। सोल्यूशन दिखा देते हैं, देखिए एक बार क्या किया, देखिए मास ऑफ वाटर इनिशियली दिस, मास ऑफ सुक्रोज आ गया, मोल्स ऑफ सुक्रोज आ गया, देखिए डेफिनेशन लगा दी मोलालिटी की, ये 1000 ऊपर चला गया, तो यहां से आप देखोगे कि यहां से x का वैल्यू आ गया, ये आ गया 795.86, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, 795.86 ग्राम आ गया। न्यू मास ऑफ वाटर A ग्राम, वही जो बचा हुआ है बेटा, तो A किए, सॉल्व किए, और A का वैल्यू ये आ गया, और ये आ गया इतना ग्राम आइस सेपरेट हुई। क्या अभी बात क्लियर है? देखो मेथड तो वही है, अब कैलकुलेशन तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई भी इलाज नहीं है। थोड़ा अब मेरी समझ में तो देखो बेटा क्या होता है कि जब आप इंटीजर टाइप क्वेश्चन करते हो तो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है, तो कोशिश ये किया करो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के 5 क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि अगर इस तरह का कैलकुलेशन आएगा तो थोड़ा सा देखो, टफ नहीं है, कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किया जाए जिसमें कैलकुलेशन कम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन करा 1.22 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज सेपरेटली डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है भाई, एसिड को 100 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया और 100 ग्राम एसीटोन में डिसॉल्व किया गया। बहुत बढ़िया, एक बार बेंजीन में डिसॉल्व किया गया बेटा, एक बार एसीटोन में डिसॉल्व किया गया। ठीक है, दिस एसिड इज नोन टू डाइमराइज इन बेंजीन, यानी समझ में आ रहा है, बेंजीन में डाइमर बना लिया, बट रिमेन्स एज अ मोनोमर इन एसीटोन, इसका मतलब एसीटोन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह पड़ा हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इन एसीटोन इंक्रीज्ड बाई 0.17। बात जरा समझिएगा, यानी डेल्टा टीबी एसीटोन ये आपको दिया है 0.17। क्या भाई बात समझ में आ रही है? द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बेंजीन दिस, यानी आपको डेल्टा टीबी बेंजीन का बताना है, डेल्टा टीबी बेंजीन का बताना है भाई। ठीक है, तो अब इसको बात जरा समझते हैं कि भाई कैसे किया जाए। तो ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एसीटोन इनके ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आपको KB इंटू W/M। ये देखिए, तो यहाँ पे 0.17 इक्वल टू, अब देखो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अपने पास नहीं है, KBW दिया है 1.22/M। ठीक है, W कितना ग्राम एसीटोन है बेटा? 100 ग्राम एसीटोन है इंटू 1000। ये फॉर्मूला तो याद होगा ना भाई, ये फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। तो यहाँ से KB ऑफ एसीटोन भी दिया है बेटा, कहाँ दिया था KB ऑफ एसीटोन, चेक कर लीजिए, इंक्रीज ये बेंजीन एसीटोन का KB 1.7 दिया है। तो ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे देखो कि यहाँ से ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका, देखिएगा यहाँ से आ गया 0.17 इक्वल टू 1.7 इंटू 1.22/M इंटू 10। ठीक है, यहाँ तक रख लीजिए। अब यही काम आप किसमें करिए? बेंजीन में। बेंजीन में क्या हो जाएगा? I आएगा। ठीक है, तो क्या डेल्टा टीबी बेंजीन के लिए
लिखना पड़ेगा आई के बी इंटू एम। तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। हाफ समझ में आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा का वैल्यू 1, तो ये आ गया। डाइमराइज हो रहा है ना भाई, डाइमराइज। के बी बेंजीन देखो दिया होगा कहीं, के बी बेंजीन 2.6, 1.2 बाई एम इंटू 100 इंटू 1000। तो यहाँ से आप देखिएगा 1.3 इंटू 1.2 इंटू 10 बाई एम। देखो देखो देखो, क्लियर दिख रहा है? दोनों को क्या कर लो, इससे वैल्यू उठा के रख लो यार, सॉल्व हो गया, क्या दिक्कत है बोलिए। तो यहाँ से आप देखोगे कि डेल्टा टी बी बेंजीन 1.3 अच्छा 1.3 इंटू, देखो इसकी वैल्यू, ये देखो देखो आप इसकी वैल्यू, ये देखो, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। कितना आ गया, 0.1, ठीक है। हाफ का फैक्टर भी था बेटा, अच्छा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, दिस इज 0.13। तो क्या इसको लिख पाओगे 13 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो आंसर क्या हो गया 13। ये देखो बिना कैलकुलेशन का था, मतलब इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितना पहले वाले क्वेश्चन में था, तो ये आराम से हो गया। देखिएगा, ये देखिए वही क्वेश्चन वही किया है, देखो क्या भाई बात समझ में आ रही है? अपने को समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाना है। थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे भी करो, कैलकुलेशन आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, लिक्विड सोल्यूशन से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए, इसलिए थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहना है। अगला करा, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखिए लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है। तो क्या डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू आई, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो आप देखो ग्लूकोज 1, हाइड्रोजन आयन, ये भी नहीं, तो ये हो गया। इसमें कितने आयन मिलेंगे, इसका आई देखिएगा, तो इसका आई आएगा 3, 1, 2 सल्फेट आयन। तो इसमें क्या नंबर ऑफ आयन्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं, तो इसका डेल्टा टी एफ सबसे ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए करा, 2 सॉल्यूशन A and B are prepared by dissolving 1 kg of non-volatile solute X, non-volatile, and Y, ठीक है, 1 ग्राम of non-volatile solute X and Y, ठीक है भाई, respectively in 1 kg of water, ठीक है। 1 kg वाटर में आपने 1 ग्राम non-volatile solute X और Y डिजोल्व किया। The ratio of depression freezing point for A and B is found to be 1:4, यानी डेल्टा टी एफ A डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ बी इक्वल टू 1/4। चेक करिए, द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एक्स एंड वाई इज, भाई इसमें आई की तो कोई बात की नहीं गया है कि भाई आयोनाइज होगा, एसोसिएट होगा, कोई बात ऐसी की नहीं गई है, ठीक है। अच्छा अब आप ऐसे देखो कि इसमें 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल एक्स वाई है, 1 kg वाटर में डिजोल्व किया गया है, रेशियो दिया है, तो बहुत आसान है, तो यार कुछ हो ही नहीं। देखो देखो के बी इंटू एम, के बी इंटू एम, बात जरा समझो ध्यान से। अब इसमें लफड़ा क्या है कि सॉल्वेंट तो वाटर है, तो के बी भी M1 मान लो, M2 मान लो, चलो ठीक है। यहाँ के बी भी कैंसिल हो गया। अब यानी दोनों के मोलालिटी का रेशियो, तो मोलालिटी का रेशियो क्या मोल्स बाय मॉलिक्यूलर वेट है। अच्छा मोल्स बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मोल्स है तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट है, वेट दोनों का सेम है, यानी मॉलिक्यूलर वेट का उल्टा हो गया, यानी क्या MB बाई MA हो गया। चेक करिए, नहीं समझ में आया भाई? M1 M2 क्या है, दीज आर द मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स पर केजी ना, तो वे पर केजी सॉल्वेंट दोनों में सेम है,
तो इसका मतलब मोल्स का रेशियो आएगा। मोल्स होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। अच्छा वेट दोनों का सेम है भाई, तो इसका मतलब मोलिकुलर वेट का इनवर्स हो गया ना। तो ये अगर ए है यहाँ तो एम बी बाई एम ए हो गया। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या आपसे पूछा है एम ए बाई एम बी, तो 4:1। यार इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता भाई। ये तो मतलब आप ऐसे समझ लो फोकट के मार्क्स हैं भाई। ये तो 4 नंबर आपको ऐसे मिल गए, कुछ नहीं करना है, जरा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ गया भाई। केबी दोनों सॉल्वेंट सेम है, फिर समझ लीजिए दोनों अगर सॉल्वेंट सेम है तो केबी सेम हो गया, यानी मोलालिटी का रेशियो आया। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स, मोल्स पर केजी। सॉल्वेंट सेम है तो केजी वजी का खाम खत्म गया, यानी सिंपल मोल्स का रेशियो है। मोल्स क्या होता है? वेट बाई मोलिकुलर वेट। वेट वेट सेम है, वेट कैंसिल, क्या मोलिकुलर वेट का रेशियो आ गया उल्टा करके, सीधा आंसर। तो देखो सीधा रेशियो आ गया, एम ए बाई एम बी क्या हो गया? 4:1। 4:1 का मतलब यही हो गया ना भाई, देखो 1/0.25 यानी कि 100/25 इक्वल टू 4:1, यानी सेकेंड वाला आंसर हो गया। चलो सेकेंड आंसर आया था, देखो ठीक है भाई। बात क्लियर हो गई तो अपने को आंसर समझ में आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट ए इज 3 केल्विन। समझिएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ठीक है भाई। तो डेल्टा टीबी 1 मान लीजिए, ये 3 केल्विन दिया है, एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फॉर 2 मोलर सोल्यूशन है 6 केल्विन, यानी डेल्टा टीबी जो है दूसरे के लिए आपको 6 केल्विन दिया है। वेरी गुड, ठीक है भाई। ठीक है 1 मोलर सोल्यूशन है तो आपको 3 केल्विन दिया है, और 2 मोलर सोल्यूशन है तो आपको 6 केल्विन दिया है, ठीक है। रेशियो ऑफ केबी एंड के एफ, दैट इज केबी बाई के एफ इज 1:x, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x पूछा है। तो एक बात समझते हैं कि भाई मोलर सोल्यूशन ऑन एक मिनट, द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑन 3 केल्विन, द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके सॉरी ये डेल्टा टी एफ है बेटा ना, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ दिया, तो देखो बात समझो, डेल्टा टीबी को आप क्या लिखोगे? के बी इंटू एम, बात जरा समझिए आए, और इसको लिखोगे के एफ इंटू M1 M2 ले लेते हैं। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, यहाँ के बी बाई के एफ आ जाएगा, यहाँ से M1 दिया है 1 मोलल, M2 दिया है 2 मोलल, तो ये आ गया। यानी आप ऐसे सोचो कि भाई डेल्टा टी एफ को डिवाइड कीजिए, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है ना 3 केल्विन, ओके, यहाँ 6 केल्विन, ओके, सेम सॉल्वेंट है, ठीक है भाई। तो यहाँ से के बी बाई के एफ का वैल्यू हो गया 1/x, जिसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू तो 1 ही हो गई, क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा भाई। आप एक बार फिर चेक कर लीजिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलर सोल्यूशन नॉन मोलर सोल्यूशन 3 केल्विन, एलिवेशन 3 केल्विन हो गया। द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 2 मोलर सोल्यूशन 6 केल्विन, ओके। के बी इंटू M1, के बी इंटू M1 1 हो गया, के बी इंटू M2 2 हो गया, डिवाइड करोगे 1/2, 1/2, x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। वैसे तो देखा जाए क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है? कि भाई 1/x दिया है तो रेशियो है ना, तो एग्जैक्ट थोड़ी ना होगा, रेशियो पूछना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, तो 1 हो गया भाई, आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात जरा समझिएगा। करा 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 2 ग्राम of a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 200 gram of 2 different solvent A and B, okay। 200 gram 2 different solvent है भाई, whose ebullioscopic मतलब KB, ebullioscopic constant are in the ratio 1:8। The elevation boiling point of A and B in the ratio x/y, the value of y is, समझते भाई। आप देखो कि डेल्टा TB x इक्वल टू क्या लिखोगे? के बी एक्स का सॉल्वेंट अलग है, ठीक है, इनटू मोलालिटी, तो यानी कि मोलालिटी का मतलब W,
बाई m कैपिटल W इंटू 1000। ये फॉर्मूला लगाएंगे। W की जगह 2 ग्राम रख दो, मॉलिक्यूलर वेट दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि भाई KB इंटू KB एक्स का इंटू आप रखोगे 2/m इंटू 200 ग्राम इंटू 1000। क्लियर है, बात समझिए। इसी तरह डेल्टा TB y इक्वल टू KB इन ऑफ y 2/m इंटू 1000/200। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है, तो दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो डेल्टा TB ऑफ x डिवाइड बाई डेल्टा TB ऑफ y दिस इज इक्वल टू, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, KB ऑफ x डिवाइड बाई KB ऑफ y। क्लियर करिए। अच्छा, दोनों का रेशियो क्या दिया, 1/8, दिस इज इक्वल टू 1/8। ओके, और ये क्या दिया भाई, x/y। ठीक है, तो कह रहा द वैल्यू ऑफ y इज, वैसे तो मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि x/y अगर 1/8 है तो जरूरी थोड़ी ना है कि y का वैल्यू 8 ही होगा यार। रेशियो 1/8 है भाई। रेशियो 1/8 का मतलब थोड़ी ना होता है कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 8 है। लेकिन ये जेई मेन है। जेई मेन कुछ भी कर सकता है, जो आप सोच नहीं सकते ना वो NTA वाले कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मतलब गॉड नोज ना। चलिए, कोई बहुत ज़्यादा बात इनमें नहीं करते। तो आप दिख रहा है कि भाई x/y में y का वैल्यू 8 हो गया, आंसर आ गया, काम खत्म। समझ में आ गया, देखो। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आई गई होगी बात कि ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ये लोग तो मानते हैं भाई होता है इनका ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलाटाइल लिक्विड A एंड B, वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलाटाइल लिक्विड A एंड B 50 टॉर एंड 100 टॉर। P नोट दिया है बेटा ये। इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ A, देखिए आप समझिएगा इसमें क्या दिया है। इसमें आपको गिवन है बेटा P0A, ये दिया है आपको कितना, 50 टॉर, और आपको गिवन है P0B, ये आपको गिवन है बेटा 100 टॉर। ठीक है, इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XA का वैल्यू दिया है 0.3, XB हो जाएगा 0.7। ठीक है, वेरी गुड। ओके, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन वेपर फेज इज x/17। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज का मतलब YB। YB का वैल्यू आप क्या लिखते हो, YB का वैल्यू अगर अपन देखें कि यार YB का वैल्यू क्या लिखते हैं, तो YB का वैल्यू अगर अपने को लिखना है तो आप लिखोगे PB/PS। PB/ सब कुछ दिया तो लिख दो PB/PS। PB क्या लिखोगे, XB P0B। यहाँ लिखिएगा XB P0B प्लस XA P0A। XB दिया था कहाँ है, 0.7 इंटू P0B दिया था 100, तो 0.7 इंटू 100 प्लस 0.3 इंटू 50। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, क्यों भाई, क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 70/70 प्लस 15, तो यानी कि 70 डिवाइड बाई 85। ठीक है, फोर्टीन बाई 17। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई आपको, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दिखा देता हूँ कितना आएगा, ये देखिए। अच्छा, उसको वैल्यू दिया था x/17 के बराबर। ओके, क्या दिया था जरा देखो, वेपर प्रेशर x/17। अच्छा, ये लो x/17, 7 कैंसिल, तो यहाँ x का वैल्यू 14 आ गया सीधे। चेक करिए, ये तो और आसान हो गया, कैलकुलेशन भी नहीं है फिर तो।
कुछ भी कैलकुलेशन नहीं सही पूछो तो, ठीक है भाई। लो क्लियर। अगला करा द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 2 gram of protein of a molar mass 60 kg per mole in 200 ml of water at 27 degree centigrade. Simple. Osmotic pressure pi is equal to CRT. Simple. C क्या होता है भाई? कंसंट्रेशन। तो 2 ग्राम प्रोटीन है तो 2 डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया था 60 kg है, ध्यान रखना 16 × 10⁻³ करना पड़ेगा। ये हो गया मोल्स, कितने में? 200 ml में। तो 200 ml में इतने, 1000 में कितने? 0.0821 लीटर एटीएम और इनटू कर दीजिए 300, 27 है ना भाई, 273। तो यहां ये जो आएगा वो एटीएम में आ जाएगा। अच्छा ये दिए, ये 0.083 रखना है तो 0.083 रख दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अपने को क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है। इसको सॉल्व कर लीजिए, एटीएम में आंसर आ जाएगा, खत्म। क्लियर? ये देखिए वही सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व किया। ये लो बार में आ गया, बार और एटीएम लगभग सेम होते हैं। बार में आ गया, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। ये आपको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि कन्वर्जन के बिना तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर बार में पूछा होता तो सीधे आंसर आ जाता, लेकिन पास्कल में पूछा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, जितने बार आए हैं रखिए आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर 1.5 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4 केल्विन। यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज का डेल्टा टी भी आपको दिया है 4 केल्विन। द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4 केल्विन। अच्छा डेल्टा टी अब भी आपको 4 केल्विन दिया है भाई, बढ़िया, ठीक है। द रेशियो ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या? इसको लिखोगे Kb इंटू M1, इसको लिखोगे Kf इंटू M2। क्लियर? तो ये हो गया 1 इक्वल टू Kb/Kf, डिवाइड कर दिए। M1 कितना था? 1.5 मोलल। M2 कितना था? 4.5 मोलल। इसका मतलब Kb/Kb, बात जरा समझिएगा, Kb/Kf का वैल्यू 3 आ गया भाई, चेक कर लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बेटा। और जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप अगर थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मूला वाइज फॉर्मूला रट के चले जाओ, फॉर्मूला पुट करके आंसर आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया से इस चैप्टर में आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसकी मेंस में एडवांस में गारंटी है कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही है। नया क्वेश्चन, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -3.885 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया, माइनस में दिया है। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है, प्योर वाटर का 0, तो इसका मतलब ये माइनस में दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा TF का वैल्यू 3.885 हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ओके। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, क्या डेल्टा TF का वैल्यू IKF इंटू M लगाए। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लिक्विड सोल्यूशन मैं आपको कितनी बार कह चुका, बहुत आसान चैप्टर है। तो 3.885 का वैल्यू, I का वैल्यू क्या लिखिएगा? 1 + अल्फा HA है ना भाई। तो 1 क्या होता है, जो आपका I होता है वो होता है 1 + n-1 अल्फा। क्लियर? तो n का वैल्यू क्या रखोगे? 2, तो 1 + अल्फा आ जाएगा। KF का वैल्यू दिया होगा 1.85, M 2 मोलल, क्या यहाँ से अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही पूछा है, तो क्या यहाँ से अल्फा का वैल्यू 3.885 डिवाइडेड बाई 1.85 इंटू 2 - 1। क्या सॉल्व कर लीजिएगा? सॉल्व आपको करना है भाई, सॉल्व कर लेंगे, आंसर है। देखिए मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ।
ये देखिए चेक करो, वही किया है। आई का वैल्यू ये देखो, अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू आएगा 0.05। अब आपको लिखना था 10⁻² के टर्म में, तो 0.05 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻², या अच्छा 10⁻³ मिलाना है, तो 0.05 को लिख दिए 50 × 10⁻³, 50 × 10⁻³ कर दिए, आंसर आ गया 50। क्या भाई बात की, वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसा वैसा आप कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन करा, इफ अ कंपाउंड AB डिसोसिएट टू द एक्सटेंट ऑफ 75%, इसका मतलब क्या अल्फा का वैल्यू 0.75 दिया हुआ है। वेरी गुड। इन एन एक्वस सॉल्यूशन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच शोज अ 2.5 केल्विन राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट। 2.5 केल्विन राइज, इसका मतलब ये क्या है, ये डेल्टा टीवी है 2.5। ओके, अब ये कह रहा है इज मोलल, यानी क्या पूछा है, मोलालिटी पूछा है भाई। अच्छा, अगर आपके पास, फिर मैं बता दूं, ए बी है, तो जो आई का वैल्यू होता है वो होता है 1 + n-1 अल्फा। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, 2 हैं, यानी क्या 1 + 2 - 1 अल्फा, यानी कि आई का वैल्यू 1 + अल्फा। क्या भाई बात क्लियर है। तो डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या लिखोगे, आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम। तो बात जरा समझो, अगर आई इंटू के बी इंटू एम लिखना है तो क्या बात क्लियर करिए, यहाँ से 2.5 का वैल्यू रखो, आई को रखोगे 1 + अल्फा, के बी दिया होगा 0.52, क्या यहाँ से m निकाल, ऐसा नहीं लग रहा फॉर्मूले में पुट करना आंसर आना है, मतलब, लेकिन पता नहीं यार, बच्चे कह देते हैं आंसर ही नहीं आया। अल्फा का वैल्यू क्या 1.75 हो गया, इसको 0.52 से डिवाइड कीजिए, क्या m का वैल्यू आ गया, आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर, ये देखिए, ये देखिए, n का वैल्यू 2 आ गया भाई, n-1 अल्फा के लिए, i का वैल्यू आ गया, सब सॉल्व कीजिए, ले लो, मोलालिटी आ गई 2.7, नियरेस्ट इंटीजर में लाना था तो आंसर हो गया 3। क्या बताओ, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है यार, करना तो पड़ेगा भाई, देखो यार अब करना तो पड़ेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन 9.45 ग्राम ऑफ ClCH2CH is added to a 500 ml of water, its freezing point drops by 0.5। अंग्रेजी पढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप्स, यानी इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसका मतलब क्या ये डेल्टा TF दिया है, बिल्कुल ठीक है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया है दिस, द वैल्यू ऑफ x पूछा है। तो भाई एक बात समझते हैं, क्या इसको लिखोगे I KF W M कैपिटल W, देखो बताइए क्लियर है। तो यहां से अपन ये सब सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, देखो आई का वैल्यू क्या लिखोगे 1 + अल्फा, आई क्या होगा 1 + अल्फा लिखोगे भाई। के एफ क्या लिखिएगा, के एफ दिया होगा कहीं 1.86 लिख दीजिए। W 9.45 वेट ऑफ सल्यूट, M आप निकालिएगा। कैपिटल W यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ml है तो 500 ग्राम ही हो जाता है, और इनटू 1000। अब आप देखो कि इसमें अननोन क्या है, इस पूरे चीज में M आपको पता होगा, निकालिएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट है M, निकाल लीजिएगा, तो सॉल्व करिएगा तो यहां से अल्फा आ जाएगा, क्लियर है। और जब अल्फा आ जाएगा तो जो Ka होता है वो होता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। अब बोले C कहां से आएगा, वेरी गुड, जब आप देखो C कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के लिए क्या करिएगा समझिए, 9.45/m, ये हो गए मोल्स ऑफ एसिड, कितने में 500 ml में, तो क्या 1000 में निकालना है, आंसर आ जाएगा। देखिए ये कंसंट्रेशन C आ गया, ये C है, यहां से अल्फा निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है नो डाउट,
देखिए यहां से देख लीजिए, यहां से आपका देखो अल्फा आई निकाला 1 प्लस अल्फा, मॉलिक्यूलर वेट ये दिया है, ठीक है, डेल्टा टी एफ दिया है, ये देखो आई, यहाँ से आपने देखो क्या निकाला है, बात जरा समझिए, यहाँ से अल्फा निकाले हैं हम, ये देखो वही सब इतना किया हुआ है, अल्फा का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर, सी निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो यहाँ आपको ये लिख देना है, ये देखिए 10⁻³ में ले जाइएगा, 10⁻³ में ले जाइएगा, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, 35 आंसर आ गया। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, देखिए इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट आपको 9.45 ग्राम था, 94.4 मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइड करिएगा तो मतलब आसान है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत भारी काम है, लेकिन आपको हाँ थोड़ा सा कोशिश तो बेटा करनी पड़ेगी ना, ठीक है, मेथड बहुत आसान है। अगला देखिए, करा C6H6 फ्रीजेज एट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, the temperature at which a solution of 10 gram of C4H10 in 200 gram of C6 freezes, यानी आपको क्या पूछा है, आप सोचो क्या पूछा है, आपको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो आप देखो कि ये दिया है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है भाई, ये हो गया आपका सल्यूट 200 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया गया, तो आप इससे पता क्या निकालो, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या होगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बाई एम, कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ओके। तो डेल्टा टी एफ निकालते हैं, डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो आप देखो के एफ का वैल्यू दिया होगा कहीं 5.12 दिया है भाई, 5.12, स्मॉल डब्ल्यू दिया है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट C4H10 का कितना हो जाएगा 58 मोल्स हो गया, कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया है, कहाँ दिया है बेटा 200 ग्राम इंटू 1000, चेक करिए, ये कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट होता है, कई बार बता चुके, इसको सॉल्व करिएगा तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। क्या यहां से हम डेल्टा टी एफ सॉल्व करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 5.5 है, यानी कि 5.5 माइनस डेल्टा टी एफ आपका आंसर आएगा, क्लियर है भाई। अब आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से इसने ये डेल्टा टी एफ निकाला है और 5.5 में माइनस कर दिया, ये आ गया इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर आ गया 1। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? थोड़ा सा मतलब आपको देख रहे होगे कि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत नहीं है, मतलब आप चाहोगे तो आपसे क्वेश्चन ये बहुत आराम से हो जाएंगे क्योंकि ये आंसर आ रहे हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, is 60% ionized, the boiling point of the solution at 1 atm is, boiling point of solution पूछा है, तो बात जरा समझते हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट एक्वस सोल्यूशन लिखा है 1 atm पे, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, अगर हम ये कहें कि एट 1 atm बॉइलिंग पॉइंट, केल्विन में पूछा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 373 केल्विन। तो आपको पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा 373 में डेल्टा टीबी ऐड कर देंगे। तो डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, तो क्या होता है आई के बी एम। अब आई कैसे लिखोगे, देखो इसमें कितने आए हैं बेटा 5, तो 1 + n-1 अल्फा, यानी 1 + 4 अल्फा, ये हो गया आई। के बी कहीं दिया होगा 0.52 मोलल, 1 मोलल, ये लीजिए चेक करिए, क्या यहां अल्फा का वैल्यू, अल्फा कितना दिया है 0.6, 60% का मतलब 0.6, तो यहां से आप देखोगे कि डेल्टा टीबी का वैल्यू आएगा 24 2.4 3.4, ये हो गया 3.4 × 0.5
2 × 1, ये देखिए। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिए और 373 में ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यही किया होगा, ये देखिए डेल्टा टी बी आ गया, क्लियर। टी बी ऑफ सोल्यूशन हो गया 100 प्लस दिस, ठीक है। तो 101.76 लगभग, समझ में आ रहा है भाई। आपने देखो कि डेल्टा टी बी आ गया 1.76 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए निकालना है किसमें, केल्विन में, तो आप कुछ मत करो, 373 प्लस 1.768 कर दीजिए बस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से कितना हो गया 374, तो 374.76, तो लगभग 375, देखो क्लियर है भाई। डिग्री सेंटीग्रेड में फिर ऐड करोगे सीधे, देखो क्या होता है, डेल्टा टी बी या डेल्टा टी एफ का कोई यूनिट नहीं होता। डिग्री में ऐड करोगे तो डिग्री हो जाएगा, कैल्विन में ऐड करोगे तो कैल्विन में। तो जब क्वेश्चन कैल्विन में पूछा है तो आप सीधे 373 में डेल्टा टी बी को ऐड कर दो ना भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, करा 83 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिसॉल्व इन 625 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इन कैल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है भाई, ठीक है। सीधे फार्मूला है भाई, डेल्टा टी एफ का वैल्यू के एफ, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना ही है। तो यहाँ पे के एफ देखिए कहीं दिया है, के एफ 1.86 है बेटा, है ना। तो 1.86 इंटू W 83 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 62 बेटा। कैपिटल W 625 इंटू 1000, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ आ गया। और आपको देखो फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैल्विन में लिखना है, तो आप 273 माइनस डेल्टा टी एफ कर दीजिए भाई। 0 डिग्री होता है ना, तो 0 डिग्री का मतलब 273 कैल्विन, तो डेल्टा टी एफ का मतलब इतना घट गया, तो कितना हो गया 273 में माइनस करिए, तो 273 में डेल्टा टी एफ जो भी निकालोगे उसको माइनस कर देंगे, देखिए आंसर आ जाएगा। ये देखो डेल्टा टी एफ सॉल्व किए, 3.10 ऐड किए, ये देखो समझ में आ रहा है क्या किया है, 273 में माइनस किया है, देखो बात क्लियर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप ऐसे मत समझना कि भाई लिक्विड सॉल्यूशंस का भी टफ क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, सब एक जैसे ही है। आगे देखिए, करा ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्वस सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ दो सॉल्यूशन whose freezing point is lower than that of 0.1 मोलर इथाइल अल्कोहल। 0.1 मोलर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, इसका मतलब इसका जो सी नेट है वो कितना है 0.1। अब ये कह रहा है कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम हो, तो भाई अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जैसे यहाँ 0.1 सबके दिया, तो सीधे आई से बात करेंगे, जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो बात समझिए, अगर अपन कहें कि भाई करा है, देखिए टोटल नंबर ऑफ दोज आयंस हुज फ्रीजिंग पॉइंट लोअर देन द इंटीजर टाइप क्वेश्चन है भाई, तो इसका आई तो 5 होगा, तो ये तो वैसे ही कम हो गया, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका भी 4 होगा, तो सीधे चारों का फ्रीजिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल से कम है। क्यों? क्योंकि सबका आई तो 1 से तो ज़्यादा ही है ना यार, और इथाइल अल्कोहल का आई 1 है। तो बात समझो, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चेक करिए, ये देखो आंसर क्लियर है, क्योंकि बाकी सब क्या होंगे आयोनाइज, और इथाइल अल्कोहल आयोनाइज नहीं होगा। तो अगर आयोनाइज होंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा, घटेगा। भाई आप समझ में आ गया कि भाई अगर अपन ये कहें कि फ्रीज, बात जरा समझना, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, बात समझो, कि जो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होता है। अभी बोला सी नेट क्या है, जो सी नेट है ना वो होता है आई इंटू सी।
तो अपने को समझ में आ गया कि भाई जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट है। अब सी नेट क्या होता है, सी नेट इक्वल टू आई इंटू सी होता है। सी नेट क्या होता है, आई इंटू सी। तो अगर सी कॉमन है तो आई के प्रोपोर्शनल कर दो, लेकिन अगर सी सबका अलग अलग है तो आई इंटू सी करना पड़ेगा भाई। तो इसका मतलब हुआ जो बॉइलिंग पॉइंट आया, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नेट होगा, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नेट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट होगा। क्लियर? यानी बेसिकली अगर सी सेम है, वैसे जनरली जेईई मेन में सी सेम रहता है, तो ये सीधा काम आई में चला जाएगा। तो जिसका ज्यादा आई उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका ज्यादा आई उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, जिसका ज्यादा आई उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका ज्यादा आई उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो इस तरह अगर आप आते हैं कंपेयर करने को तो आप आई, अच्छा आई आपको मैंने बता दिया कि आई का वैल्यू सीधे लिखा करो, कुछ नहीं कि मोल आफ्टर डिसोसिएशन बाय इनिशियल, कुछ नहीं, सीधे लिखो आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये है आई डायरेक्ट। n क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन जो आपको मिल सकते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन ये है फॉर डिसोसिएशन। क्या है, फॉर डिसोसिएशन। क्लियर भाई? सीधे सीधे आपने पूरे चैप्टर में देखा भाई कि लगभग 99.99% फॉर्मूला पुट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और बहुत आसानी से आप 4 नंबर 8 नंबर, कभी कभी लिक्विड सोल्यूशन के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से नंबर पा सकते हो इसमें। लेकिन बस ये बात यह है कि प्रॉपर रिवीजन के साथ समय जो बचा है उसको प्रॉपर रिवाइज करिए, सही सही क्वेश्चन करिए, PYQ पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है भाई? तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।